मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही उज्जैन के एसपी, एडिशनल एसपी और सीएसपी को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उज्जैन एसपी, एडिशनल एसपी और सीएसपी को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इस बैठक से अफसरों को कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने में बल मिलेगा और जो माफिया हैं, चाहे वो नशे के सौदागर हों, भू माफिया हों या अन्य तरह के माफिया हों, इन पर कार्रवाई पुलिस अब खुलकर कर पाएगी। इसके पहले भी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था, जिसके तहत भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की थी। अब ये कार्रवाई फिर से शुरू होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और ऐसे भू माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है और साथ ही नशे के सौदागरों का भी पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में अब कड़ी कार्रवाई के संकेत मिल सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने कार्यकाल में जो जिस तरह से भू माफिया पर कार्रवाई की थी उसका जिक्र किया है और साथ ही उज्जैन में नशीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिक्र किया है और जौलपुर हादसे का भी जिक्र किया है। तो कह सकते हैं पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रशासन ऐसे माफियाओं की कुंडली तैयार कर रहा है जो अपराधों के सरगना हैं। तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द ही ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 शुरू कर सकता है। उज्जैन जहरीली शराब में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद उज्जैन में तकरीबन 12 से अधिक जो है अधिकारियों पर गाज गिरी है। जी हाँ, ये गाज पुलिस आरक्षक से लेकर उज्जैन एसपी तक गिरी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के 3 बड़े अधिकारियों पर गाज गिराई है, जिसमें उज्जैन एसपी मनोज सिंह और एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी को यहाँ से हटाया है। इसके साथ ही जो है रजनीश कश्यप का भी निलंबन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें पिछले 3 दिनों की, तो पिछले 3 दिनों में 9 से अधिक अधिकारियों पर यहाँ पर गाज गिरी है और ये माना जा रहा है कि ये जो उज्जैन में लगातार जो है शराब के मामले में मौतें हुई है उसको लेकर यहाँ पर गाज देखी गई है। तो फिलहाल जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर तो गाज गिरी है। इसके अलावा साथ साथ कई छोटे ऐसे अधिकारी भी हैं जिनमें खाराकुआ थाने और महाकाल थाने के आरक्षक के साथ साथ जो है नगर निगम के 3-4 सफाई कर्मी भी हैं और इसके साथ साथ आबकारी विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो फिलहाल इन सभी पर गाज गिरी है और अब यही माना जा रहा है कि अभी कुछ दिन में और ऐसे नाम सामने आएंगे जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सवार हो चुकी है। इसके जवाब में बीजेपी अब संकल्प पत्र तैयार कर रही है। किसान कर्ज माफी के जवाब में बीजेपी किसान कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किसान कल्याण निधि की राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 या फिर 8,000 रुपये तक कर सकती है। साथ ही ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को साधने के लिए अटल एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने के लिए कुछ नए और बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि 2018 में बीजेपी ने जो दृष्टि पत्र जारी किया था उस पर कितना अमल हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने टॉपर्स को स्कूटी दी गई। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र की नकल कर दृष्टि पत्र तैयार कर रही है। बहरहाल कांग्रेस के वचन पत्र के बाद अब बीजेपी भी संकल्प पत्र के जरिए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। सांवेर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता जगमोहन वर्मा को मनाने में वो कामयाब हो गई है। आज बीजेपी विधायक रमेश मेदोला, आकाश विजयवर्गीय, उमेश शर्मा जगमोहन वर्मा के घर पहुंचे और उनसे बंद कमरे में बातचीत की। उसके बाद जगमोहन वर्मा मान गए और उन्होंने पार्टी के हित में काम करने का फैसला लिया। 70 के दशक से बीजेपी के लिए काम कर रहे जगमोहन वर्मा ने अचानक बीजेपी से अलविदा कह दिया था। वे हममालों की समस्याओं को लेकर नाराज हो गए थे और उन्होंने बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और शिवसेना के टिकट पर वो सांवेर से चुनाव मैदान में कूद पड़े थे। सांवेर का जो पिछला चुनाव है वहाँ 27
100 वोटों से उसका फैसला हुआ था, इसलिए जगमोहन वर्मा की भूमिका इसमें अहम मानी जा रही थी। यदि जगमोहन वर्मा शिवसेना से चुनाव लड़ते तो इससे बीजेपी को ही नुकसान होता, इसलिए बीजेपी उन्हें मनाने में पूरा जोर लगा रही थी। और आज जब पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय और उमेश शर्मा समेत कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत की, तो जगमोहन वर्मा मान गए और उन्होंने वापस बीजेपी में अपनी वापसी की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए काम करने का फैसला भी कर लिया है और कल 19 अक्टूबर को वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। जगमोहन वर्मा की वापसी से बीजेपी की टेंशन तो कम हुई है, लेकिन अब उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है और सांवेर में दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और मुकाबला बहुत ही कांटे का माना जा रहा है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट में हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया नेपानगर के दरियापुर पहुंचे और उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ की तुलना करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को जननायक कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जननायक शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए रखना चाहते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करें। गौरतलब है नेपानगर महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र से लगा है और यहाँ के अधिकतर वोटर मराठी भाषी है। इसी के चलते श्री सिंधिया ने अपने भाषण की शुरुआत मराठी भाषा से की। अब देखना यह है कि सिंधिया की अपील मराठी भाषी वोटरों पर कितना असर करती है, ये तो आने वाले 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। उपचुनाव के रण में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। भाजपा के सामने चुनौती 2018 के चुनाव के वोटों के अंतर को कम करना है, तो कांग्रेस की चुनौती 2018 के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बरकरार रखना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव के सियासी रण में जीत के लिए किसी भी चुनौती को पार पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बालाघाट के कोविड सेंटर में शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो वर्तमान में खाली पड़े गायकपुरी कोविड सेंटर का है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और कोविड सेंटर का काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि वायरल वीडियो पार्टी के दौरान नशे में चूर एक व्यक्ति द्वारा ही बनाया गया था, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने जहां एक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की करतूत उजागर कर दी है, वहीं कोविड सेंटर जैसे संवेदनशील जगह की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सीएमएचओ ने वायरल वीडियो में दिख रहे स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा वीडियो में नजर आ रहे अन्य लोगों पर भी सीएमएचओ ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके से अपहृत हुए बालक की आज सुबह पनागर के पास लाश मिली है। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए के लिए आदित्य लांबा का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। जबलपुर में अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। संजीवनी नगर थाना के धनवंतरी नगर में 3 दिन पहले शाम को किराना दुकान गया आदित्य अपने घर से गायब हो गया। 3 लोगों ने इसका अपहरण किया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए परिवार के सदस्यों को फोन किया। 3 दिन से पुलिस लगातार अपहरणकर्ताओं का पता लगाने में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार की सुबह पनागर के बिछुआ गांव में नहर में बच्चे की लाश मिली, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आदित्य ने अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आदित्य का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने धनवंतरी नगर चौक पर धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। राजधानी में सट्टे का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, बावजूद इसके सटोरिये रोजाना पकड़ में आ रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस के जो है संरक्षण भी इनको मिला होता है। यही वजह है कि कई बार सटोरिये पकड़ में आने के बावजूद छूट जाते हैं। हाल ही में जो है माना में जो एक सटोरिया पकड़ा गया था, उसने भी इस तरीके का खुलासा किया था कि पुलिस के साथ सांठगांठ होती है। बहरहाल आज आज़ाद चौक थाना क्षेत्र में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 35,000 रुपये से अधिक नकद बरामद किया गया है। साथ ही लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अब तक लगभग 50 से अधिक सटोरियों को पकड़ा जा चुका है।
बावजूद इसके IPL क्रिकेट में लगातार सट्टेबाजी हो रही है। जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए अब तक बरामद भी किए जा चुके हैं और इससे ज़्यादा की सट्टा पट्टी भी जब्त की गई है। बावजूद इसके इस पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी ज़रूर ये दावा करते हैं कि सटोरियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सट्टेबाजी की घटनाएं हो रही है, सट्टेबाजी फल फूल रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग का जो मैदानी अमला किसानों को जो सहयोग देता, मार्गदर्शन देता, वह मैदान से नदारद है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार लंबे समय से किसान अपने धान के फसलों पर हो रही बीमारी और कीटों के प्रकोप से परेशान हैं, लेकिन उन्हें उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि अपने धान के फसलों को बचाने के लिए किसान जो है तमाम तरह के कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं ताकि कीटों के प्रकोप और होने वाली बीमारियों से बचा सके, लेकिन बीमारियां जो है कम नहीं हो रही है और लगातार कीटों का प्रकोप एक के बाद एक हो रहा है, जिससे काफी किसान परेशान है, हलाकान है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके आय दुगुनी करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, सहूलियत दे रही है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जिले के किसान काफी हलाकान और परेशान है और उन्हें उनका कोई मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में जरूरत है कि कृषि विभाग का जो मैदानी अमला है वह मैदान में नजर आए, कृषि विभाग के अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, तभी हम किसानों की आय दुगुनी कर सकते हैं और उनके धान के फसलों पर हो रही बीमारियां और कीटों के प्रकोप से बचा जा सकता है, क्योंकि कृषि विभाग के मैदानी अमला को और कृषि विभाग के अधिकारियों को ही पता है कि किस तरह की बीमारी में किस तरह का कीटनाशक का उपयोग करना है ताकि धान की फसल को बचाया जा सके। ऐसे में जरूरत है कि कृषि विभाग जल्द से जल्द जो है मैदान पर नजर आए और किसानों के साथ हो रही परेशानी को दूर करे। पंचायत पखांजूर द्वारा संचालित कांजी हाउस में अव्यवस्था का आलम है। इसके चलते यहाँ रह रहे मवेशियों की जान में आफत आए है। देख रेख की लापरवाही के चलते मवेशी की जान भी जा रही है। कल की रात एक गाय और एक बछड़ी की मौत हो गई है। इसकी जानकारी पार्षद को दिए जाने के बाद ही नगर पंचायत को इसकी जानकारी हुई है। बताया जाता है कि पखांजूर नगर पंचायत में इन मवेशियों को गौ तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर पखांजूर कांजी हाउस में रखा गया था। इस कांजी हाउस की देखरेख का जिम्मा जिसे दिया गया था, उसके द्वारा पशुओं की देखभाल व प्रबंधन ठीक से नहीं किए जाने के चलते मवेशियों की मौत कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सुबह एक पड़ोसी युवक ने देखा तो पार्षद को इनकी जानकारी दी गई, तब जाकर नगर पंचायत के अधिकारी को इसकी जानकारी हो पाई है। बता दें, नगर पंचायत द्वारा संचालित कांजी हाउस में रखे गए मवेशियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 20 से अधिक पशुओं को रखा गया है जिन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना कोई पानी पिलाने वाला है, ना खाना देने वाला। आलम यहाँ है कि मवेशियों को यहाँ रख देने के बाद देखने तक कोई नहीं जाता है। लिहाजा शनिवार की रात इन दो मवेशियों की मौत हो गई है। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि न्यूज़ 18 में मवेशियों की मौत की खबर प्रसारण के बाद अनन फनन में कांजी हाउस से 20 मवेशियों को गायब कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कांजी हाउस में रखे दर्जनों मवेशी आखिर कहाँ गए हैं, जो बड़ा सवाल है। कोरोना सर्वे महाअभियान के तहत जिले में 3,35,000 से अधिक घरों में स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे कराया और इस सर्वे का कारण था सर्दी, खांसी, जुकाम को लेके ये सर्वे कराया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो लक्षण देखते हुए लगभग 12,000 से अधिक लोगों का कोरोना जांच कराया, जिसमें लगभग 850 लोगों का जो जांच है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयाँ भी बांटी हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है और कोरोना का चैन अब धीरे धीरे टूटता हुआ जिले में नज़र आ रहा है। पहले जिले में प्रतिदिन 200, 150 और 250 से अधिक लोग कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने आते थे, लेकिन अभी स्थिति जिले भर में 100 से कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का जो मुहिम है
वो अब रंग लाने लगा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सार्वजनिक जगह में जाने से ज़्यादा लोग बचें। अगर स्थिति बनती है जाने की तो जो कोरोना के नियम का जो है उसका पालन करें और जो सामुदायिक जो दूरी है उसे बनाकर रखें। पूरे देश के साथ मुंगेली जिले में भी नवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके बाद से शारदीय नवरात्रि में जिस तरह का माहौल रहता है वो कहीं ना कहीं फीका दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी कई समितियों ने दुर्गा पंडालें बनाई है और माता की प्रतिमाएं विराजित की है। मैं बता दूं कि मुंगेली ज़िले में प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था जिसमें सीसीटीवी, मास्क और सैनिटाइज़र जैसे तमाम व्यवस्थाओं के साथ समितियां उनको अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद कुछ समितियों ने दुर्गा पंडालें बनाई है और माता की प्रतिमाएं विराजित की है। हालांकि जिस तरह का माहौल शहर में रहता था और जितनी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं विराजित होती थी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बावजूद उसके आस्था जो है किसी तरह का कम नहीं हुआ है और लोग पूरे भक्ति भाव के साथ नवरात्रि पर्व मना रहे हैं। दुर्गा पंडालों में हालांकि भीड़ कम है, लेकिन जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की है। सीसीटीवी लगाए हैं, सैनिटाइज़र लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था की है।